तो यार हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। और आज हम लेकर के आए हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में। तो बात करते हैं कि एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको सामने ये एसआर फ्लिप फ्लॉप का सिंबल दिख रहा होगा, ठीक है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। अब यहाँ पे क्या है, एस और आर, हम यहाँ से दो बाइनरी इनपुट्स 0 या 1 देंगे फ्लिप फ्लॉप के अंदर। और यहाँ पे ये क्लॉक से हमने इसको ट्रिगर कर दिया है, ठीक है। क्यू और क्यू डैश हमारे क्या है, क्यू जो है वो प्रेजेंट स्टेट है और क्यू डैश जो है वो नेक्स्ट स्टेट है। अब बेसिकली आपको पता है कि सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशन सर्किट के बीच में यही इकलौता डिफरेंस होता है। वैसे तो और भी डिफरेंसेस हैं, बट जो बेसिक और मेन डिफरेंस है वो यही है कि चूँकि फ्लिप फ्लॉप हमारा सीक्वेंशियल सर्किट है, तो जो क्यू डैश है वो डिपेंड करेगा क्यू पर। यानी कि जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है वो पास्ट आउटपुट प्लस इनपुट पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट्स हैं, एस और आर। अब देखो, ट्रुथ टेबल में हम लोग दो इनपुट्स लेते हैं और एक हम आउटपुट दिखाते हैं, ठीक है। तो एस और आर क्या है, हमारे दो इनपुट्स हैं, 0011 एंड 0101। इनको आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। और आर क्या है, 0101। ये तो आप इज़िली लिख लोगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब ये ट्रुथ टेबल समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको ट्रुथ टेबल पता होगी, तभी आप अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना पाओगे और एक्साइटेशन टेबल बना पाओगे, ठीक है। अब ट्रुथ टेबल में क्या होता है कि जब हमारे एस और आर दोनों 0 होते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा Qn+1 होता है, यानी कि जो नेक्स्ट स्टेट होता है वो Qn ही रहता है, यानी कि होल्ड रहता है। कई लोग यहाँ पे Qn की जगह होल्ड लिखते हैं। तो होल्ड का मतलब यही है कि अगर बेसिकली जो हमारा Q है उसकी वैल्यू अगर 0 है, तो Qn+1 की भी 0 हो जाएगी। अगर Q की वैल्यू 1 है, तो Qn+1 की भी 1 हो जाएगी। तो ये मतलब होता है होल्ड का, या जो मैंने Qn लिखा है उसका, ठीक है। अब होता क्या है कि ट्रुथ टेबल में हम केवल S और R, ये 2 ही इनपुट्स दिखाते हैं। अब ये दोनों 0-0 हैं, तो यहाँ पे Qn+1 क्या आ जाएगा, Qn आ जाएगा। मतलब Qn+1 वही आ जाएगा जो Qn होगा। अब Qn क्या है? Qn वो इनपुट है, या ऐसे बोलो कि Qn वो आउटपुट है बेसिकली, जो कि फ्लिप फ्लॉप पहले से अपने अंदर होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि फ्लिप फ्लॉप सीक्वेंशियल सर्किट है, तो वो पास्ट आउटपुट और जो इनपुट अभी आप दे रहे हो, प्रेजेंट इनपुट, उन दोनों पर जो नेक्स्ट स्टेट है वो डिपेंड करेगा। तो बेसिकली पास्ट आउटपुट हमारा जो भी होगा वो क्यू होगा, है ना, क्यू एन होगा, ऐसे समझ सकते हो, क्यू एन होगा, ठीक है। और जो क्यू एन प्लस वन है वो हमारा नेक्स्ट स्टेट है, यानी कि आने वाला आउटपुट है। तो अगर एस और आर दोनों 0-0 हैं, तो जो आने वाला आउटपुट यानी जो क्यू एन प्लस वन होगा, वो पिछले आउटपुट के ही बराबर होगा, यानी क्यू एन के बराबर होगा। तो इसको हम क्यूएन लिखते हैं या फिर यहाँ पे होल्ड लिखते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस ये चीज़ समझ के याद कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद 0-1 का केस तो सिंपल है, इसमें डायरेक्टली 0 हो जाएगा, 1-0 के केस में 1 हो जाएगा और 1-1 के केस में इनडिटरमिनेट। मतलब इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। 1-1 के केस में कई लोग यहाँ पे क्रॉस लिख देते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको इनडिटरमिनेट भी लिख सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये होती है ट्रुथ टेबल, ओके। अब हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल की। अब अगर आपको ट्रुथ टेबल अच्छे से समझ में आई है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल समझने में आपको कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब देखो, कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाते समय हम एस आर क्यू एन, यानी जो हमारा प्रेजेंट स्टेट है वो, और क्यू एन प्लस वन यानी जो नेक्स्ट स्टेट है वो एक इकलौता आउटपुट होगा, और बाकी एस आर और क्यू एन ये तीनों हम एज एन इनपुट लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल में। अब चूंकि हम यहाँ पे 3 इनपुट्स ले रहे हैं, तो टोटल 2 की पावर 3 यानी 8 कॉम्बिनेशन हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप इजिली इनको बना सकते हो। एस में 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, आर में 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, एंड इसी तरह से, और क्यू एन में 0-1 0-1, ठीक है। इसको तो आप इजिली लिख ही सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बात करते हैं कि Qn+1 कैसे आया। अब जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि कैरेक्टरिस्टिक टेबल में आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अब ट्रुथ टेबल में आपने देखा था कि जब 0-0 होता है एस और आर, ठीक है, तो Qn+1 की वैल्यू क्या आती है, Qn के इक्वल आती है। यहाँ पे Qn देखो क्या है, यहाँ पे Qn 0 है ना, देखो। तो Qn+1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 ही आ गई। मतलब Qn+1 ने वही वैल्यू होल्ड की जो Qn की थी, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको ऊपर ट्रुथ टेबल में भी बता रहा था। अब देखो, नेक्स्ट जो हमारा इनपुट है, नेक्स्ट में भी यहाँ पे एस और आर 0-0 है। 0-0 पे ट्रुथ टेबल में क्या था कि Qn+1 Qn ही लौटाएगा। अब 0-0 में यहाँ पे देखो, जो Qn है मेरा वो 1 है, ठीक है। तो Qn+1 क्या होगा, उसी वैल्यू को होल्ड करेगा, यानी कि 1 ही आ जाएगा दोबारा से, क्योंकि एस और आर क्या है, 0-0 है, और इनके 0-0 होने पे Qn क्या है, 1 है। तो Qn+1 क्या करेगा, उसी सेम वैल्यू को होल्ड करेगा, जो पास्ट आउटपुट था वही होल्ड करेगा प्रेजेंट में भी, और 1 को ही दोबारा से डिस्प्ले कर देगा। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं अगले हमारे इनपुट्स की। अगले इनपुट है हमारा 0-1। तो 0-1 के केस में अब आपको Q1 देखना ही नहीं है, क्योंकि ऊपर हमने ट्रुथ टेबल में देखा था कि 0-1 के केस में ये 0 देता है। इसी तरह नेक्स्ट भी 0-1 है, उसमें भी ये 0 देगा। 1-0 के केस में भी हमने देखा था कि ये 1 देता है, ऊपर ट्रुथ टेबल में आपने देखा था। यहाँ पे भी 1-0 के केस में ये 1 देगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो सिंपली बस लिखना है। इसमें तो Qn को भी हमें नहीं देखना। Qn को हमें जब देखना पड़ता है 0-0 के केस में, क्योंकि उस केस में हमें क्या देखना पड़ता है कि Qn की वैल्यू क्या है। जो भी Qn की वैल्यू होगी, Qn+1 वही वैल्यू दोबारा से दिखाएगा, होल्ड करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि ऊपर ट्रुथ टेबल में 1-1 के केस में क्या था? 1-1 के केस में इनडिटरमिनेट दे रहा था, मतलब हम डिटरमिन नहीं कर सकते, डायरेक्ट क्रॉस। तो या तो आप इनवैलिड लिख दो, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली क्रॉस लगा दो, ठीक है। तो ये आपकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या हो गई, रेडी हो गई विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। बिना ट्रुथ टेबल के आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल नहीं बना सकते थे, ये चीज़ आपने देखी होगी, ठीक है। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या है, रेडी हो गई, ठीक, बन के। अब बात करते हैं इसकी एक्साइटेशन टेबल के बारे में। तो एक्साइटेशन टेबल में बेसिकली हमारे पास 2 इनपुट्स होते हैं। एक तो हमारा
प्रेज़ेंट स्टेट, एक हमारा नेक्स्ट स्टेट और ये एस और आर ये हमें लिखने पड़ते हैं। तो क्यू और क्यूएन+1 हमारे 2 इनपुट्स हैं, यानी टोटल 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो वो तो आप लिख ही सकते हो 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1 ईज़िली, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेसिकली एक्साइटेशन टेबल हमें क्या बताती है कि क्यूएन और क्यूएन+1 की ये जो वैल्यूज़ हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 0, 0 है, तो क्यूएन और क्यूएन+1 0, 0 हैं, तो उस टाइम पर एस और आर की क्या वैल्यू है? ये हमें पता चलता है कैरेक्टरिस्टिक टेबल से, और कैरेक्टरिस्टिक टेबल सॉरी एक्साइटेशन टेबल से, और एक्साइटेशन टेबल हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल की मदद से बनाते हैं, ठीक है? तो एक्साइटेशन टेबल अब देखो कैसे बनाएँगे? यहाँ पे हमें क्या देखना है कि क्यूएन और क्यूएन+1 0, 0 कहाँ-कहाँ है? तो एक तो क्यूएन और क्यूएन+1 0 यहाँ है, एक क्यूएन और क्यूएन+1 0 यहाँ पे है, ठीक है? इस टाइम पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इस टाइम पर जो हमारा एस है, वो 0 है, ठीक है? लेकिन जो आर है, वो एक बार तो 0 है, लेकिन एक बार 1 है। तो बेसिकली एस में तो हम 0 लिख देंगे, लेकिन आर हमारा एक बार 0 है, एक बार 1 है। सो वी आर कन्फ्यूज़्ड टू डिसाइड व्हाट इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ आर, कि वाक़ई में आर की एक्चुअल वैल्यू है क्या? कभी 0 दे रहा है, कभी 1 दे रहा है। जब क्यूएन और क्यूएन+1 0, 0 हैं, 2 बार 0, 0 हैं, क्यूएन और क्यूएन+1। एक बार आर उसके करस्पॉन्डिंग 0 दे रहा है, एक बार आर उसके करस्पॉन्डिंग 1 दे रहा है। तो वी आर अनेबल टू डिसाइड व्हाट इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ आर। तो इसलिए आर की जगह हम क्रॉस लिख देते हैं कि हमें पता ही नहीं है, वो उसकी एक्चुअल वैल्यू है क्या? पहले 0 दे रहा है, फिर 1 दे रहा है। लेकिन एस दोनों टाइम 0 दे रहा है, तो एस में हम 0 लिख देंगे, आर में हम क्रॉस लिख देंगे। बोलो आई बात समझ में? बस यही काम करना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 0 और 1 पे देखना है कि क्यूएन 0 और 1 कहाँ-कहाँ है। तो केवल एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे क्यूएन और क्यूएन+1 0, 1 है, और उस केस में एस की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 0 है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे 1 और 0 लिख देंगे एक्साइटेशन टेबल के अंदर यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कि क्यूएन और क्यूएन+1 1 और 0 कहाँ-कहाँ है। तो 1, 0 क्यूएन और क्यूएन+1 केवल एक जगह है। इस केस में जो एस और आर की करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो 0 और 1 है। तो यहाँ पे हम 0 और 1 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हो गया। अब हम देखेंगे कि क्यूएन और क्यूएन+1 1, 1 कहाँ-कहाँ है। तो एक तो यहाँ पे 1, 1 है, एक यहाँ पे 1, 1 है। जब क्यूएन और क्यूएन+1 यहाँ पे 1, 1 है बेसिकली, जब क्यूएन और क्यूएन+1 यहाँ पे 1, 1 है, तो उस केस में एस और आर की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? तो उस केस में यहाँ पे एस 0 है, 1 मिनट, यहाँ पर एस 0 है और यहाँ पर एस 1 है, ठीक है? और यहाँ पर एस आपका 1 है। यहाँ पे आर आपका 0 है, यहाँ पर आर आपका 0 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, वही वाला केस है जो 0, 0 में था। अब देखो क्यूएन और क्यूएन+1 2 जगह हमारे 1, 1 है, ठीक है? तो उस केस में जो एस है वो 0 है एक बार और एक बार 1 है। यानी हमें ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं हम कि बेसिकली एक्चुअल वैल्यू एस की है क्या? 0 है या 1 है? क्योंकि एक बार 0 आ रही है, एक बार 1 आ रही है। तो चेंज हो रही है ना, फ्लक्चुएट कर रही है। तो एस की जगह हम क्रॉस लिख देंगे और आर दोनों बार में ही 0 है, तो आर की जगह हम 0 लिख देंगे। मतलब ये क्रॉस और 0 हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल से ट्रुथ टेबल बनानी रहती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप के लॉजिकल डायग्राम के बारे में। तो देखो इसका लॉजिकल डायग्राम जो है, उसको आप कैसे समझोगे? जो डॉटेड लाइन के अंदर ये पोर्शन है लॉजिकल डायग्राम में, अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूँ, ये वाला पोर्शन, ये हमारा लैच होता है। क्या होता है? लैच होता है। अब देखो, ये डायग्राम तो आपको अपने दिमाग में फीड कर लेना है, मतलब एक तरह से याद कर लेना है कि कैसे बनाना है, क्योंकि जब डिज़ाइन करने को आता है तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है? बात करते हैं कि इस डायग्राम को ना थोड़ा हमें बाइनरी इनपुट्स से समझना है। अब बेसिकली हमने जब अपनी ऊपर ट्रुथ टेबल देखी थी, तो हमने क्या देखा था कि जब हम इनपुट्स में 1 और 0 डालते हैं, तो फ्लिप फ्लॉप हमें क्या देगा? 1 देगा। अब इस चीज़ को हम डायग्राम से वेरीफाई कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको ना लैच की ट्रुथ टेबल भी पता होनी चाहिए कि बेसिकली लैच की ट्रुथ टेबल कैसी होती है। देखो, तो अब हम समझते हैं इसका डायग्राम। अब देखो डायग्राम समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली ये जो मैंने टेबल बना रखी है ना ऊपर, ये लैच की टेबल है बेसिकली। तो ये वाली टेबल हमको याद रखनी है, ये लैच की टेबल है। अब लैच की टेबल का यूज़ क्यों आया? क्योंकि बेसिकली जब आप इस डॉटेड पोर्शन के अंदर जाओगे ना, जब यहाँ पे डील करोगे, तब आपको ये लैच की टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो डायग्राम से मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप वेरीफाई करोगे। अब जैसे अभी ये लैच की टेबल भूल जाओ, अभी बस इतना याद रखो कि अगर मेरे पास 2 इनपुट्स होते हैं एस और आर, अगर एस मेरा 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, और आर मेरा 0 है, तो बेसिकली जो मुझे आंसर मिलता है एसआर फ्लिप फ्लॉप में, वो कितना मिलता है? 1 मिलता है। कितना मिलता है? 1 मिलता है। 1 0 के केस में 1 मिलता है, ठीक है? अब इसे वेरीफाई करना है कि वाक़ई 1 मिलेगा। तो मैंने क्या किया, एस को 1 दे दिया, आर को 0 दे दिया। फिर मैंने फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर्ड किया। ट्रिगर्ड करने का मतलब यहाँ पे भी 1 लिख दिया और यहाँ पे भी 1 लिख दिया, ठीक है? इस 0 को मैं रफ करके यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है? ऐसे, ठीक है? यहाँ पे 1, ठीक? तो यहाँ पे हो गया 1 1 और 0 1। एस 1 है, आर 0 है, ठीक है? और ट्रिगर्ड किया मतलब 1 1 दिया, ठीक है? तो 1 1 यहाँ पे हो गया। अब देखो एक चीज़ समझो, ये हमारा नैंड गेट है। नैंड गेट की खास बात क्या होती है कि नैंड गेट में अगर एक भी इनपुट 0 होता है, एक भी इनपुट अगर 0 होता है नैंड गेट में, तो आउटपुट में वो 1 देता है। तो ऊपर हमारे पास एस की तरफ एक भी इनपुट 0 नहीं है, ठीक है? यानी कि आउटपुट में यहाँ पे वो हमें
ज़ीरो देगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अगर देखो R की तरफ हमारे पास एक ज़ीरो है, यानी कि यहाँ पे वो हमें आउटपुट में 1 देगा, ठीक है? अब यहाँ पे हो गया ज़ीरो, यहाँ पे हो गया 1। अब जब ज़ीरो और 1 लैच के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे मैं देखो कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। ज़ीरो और 1 पे लैच हमें क्या देता है? ज़ीरो और 1 पे लैच हमें 1 देता है। तो ज़ीरो और 1 जब लैच के अंदर जाते हैं, तो ये हमें फाइनली आंसर क्या देता है? 1 देता है। यानी कि हमने आपको डायग्राम से वेरीफ़ाई करके बता दिया कि एसआर फ्लिप-फ्लॉप में 1 ज़ीरो पे आंसर कितना आता है? 1 आता है। तो इस तरह से आप अगर पेपर में बाकायदा डायग्राम से इनपुट लेकर के समझाओगे, तो और ईज़िली चीज़ें समझ आएँगी। एग्ज़ामिनर को पता चलेगा कि हाँ, बंदे को प्रैक्टिकल ज्ञान भी है, ठीक है? तो बेसिकली ये था आपका पूरा एसआर फ्लिप-फ्लॉप के बारे में। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पर कन्फ्यूज़ मत होना, जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में मैंने यहाँ पे जो इनवैलिड लिखा है, बेसिकली आप इसकी जगह ना क्रॉस भी लिख सकते हो। और यहाँ पर जो मैंने ऊपर भी ट्रुथ टेबल में इनडिटर्मिनेट लिख दिया था, यहाँ पर आप इसकी जगह क्रॉस भी लिख सकते हो, तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। क्यूएन की जगह आप होल्ड लिख सकते हो, लिखने के तरीके हैं अलग-अलग, मीनिंग सबका सेम होता है, ठीक है? तो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट एसआर फ्लिप-फ्लॉप और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला वीडियो आएगा जेके फ्लिप-फ्लॉप पे, फिर डी फ्लिप-फ्लॉप, टी फ्लिप-फ्लॉप, उसके बाद हम फ्लिप-फ्लॉप का कन्वर्जन देखेंगे, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।